Hello students, welcome to Study for Civil Services. Today is 28th of April 2020 and guys current affairs का ये लेक्चर आप लोग देख रहे हैं। इस लेक्चर में हम लोग वेरियस सोर्सेज से न्यूज को कवर करते हैं, जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव मिंट जैसे जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनकी न्यूज को कवर किया जाता है। पीआईबी की रिपोर्ट्स को डिस्कस करते हैं, राज्यसभा टेलीविजन में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज डिस्कशन डिबेट्स आती हैं उनको कवर करते हैं, प्लस वेरियस मैगजीन जैसे कि ईपीडब्ल्यू डाउन टू अर्थ के भी आर्टिकल्स को डिस्कस करते हैं। इन शॉर्ट, अगर आपने इस लेक्चर को पूरा एंड तक देखा तो आपको किसी भी सोर्स से करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने की आवश्यकता नहीं होने वाली है। और आप लोगों में से जो भी लोग गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये लेक्चर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो भी लोग यूपीएससी सिविल सर्विसेज या किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैंडेटरी है इस पूरे लेक्चर को एंड तक देखना। एंड गाइस, जो भी स्टूडेंट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहला जो अभी एट प्रेजेंट जो पेड कोर्सेज चल रहे हैं उनके बारे में आपको बता देता हूं। एक यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2020 और ईपीएफओ 2020 का क्रैश कोर्स यहां पर अवेलेबल है। इसके अलावा फुल टाइम पेड कोर्स अवेलेबल है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की, जहां पर कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाती है, पूरा स्टडी मटेरियल दिया जाता है, प्लस समय समय पर टेस्ट भी कंडक्ट करवाए जाते हैं। इसके अलावा अभी के लिए यूपीएससी प्रीलिम्स 2020, यूपीपीसीएस 2020 और बीपीएससी 2020 की टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। तो इनसे रिलेटेड कंप्लीट फुल इंफॉर्मेशन के लिए आप इन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल करके या टेलीग्राम के थ्रू मैसेज करके भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम की एप्लीकेशन पर जाकर इन यूजर नेम्स को सर्च करेंगे तो आपको हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, जहां पर हम लोग आपको फ्री में स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड कराते हैं एंड वीडियोस की नोटिफिकेशन अपडेट्स भी आपको वहीं पर मिल जाती है। तो चलिए फिर लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो देखिए गाइस, जो सिविल सर्विसेज का सिलेबस है जिसमें हम लोग को जनरल स्टडीज पेपर 1, 2, 3, 4 देखने को मिलता है, तो यहां पर हम लोग उसी के हिसाब से न्यूज को कवर करते हैं। आज सबसे पहले पेपर 2 से रिलेटेड न्यूज को देखेंगे, क्योंकि पेपर 1 से रिलेटेड आज कोई भी न्यूज नहीं आई है। देन वी विल मूव ऑन टू पेपर 3। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं पेपर 2 की पहली न्यूज से। तो देखिए यहां पर कुछ गाइडलाइंस हम लोग को देखने को मिल रही है जो कि नेशनल लेवल पर सरकार के द्वारा रिलीज की गई है कोरोना वायरस को मैनेज करने के लिए, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। तो एक एक करके देख लेते हैं कि ये गाइडलाइंस क्या है। तो सबसे पहली गाइडलाइन तो ये बताई गई है कि किसी भी पब्लिक प्लेस पर, सार्वजनिक प्लेस पर, स्थल पर थूकना मना है, और अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, फाइन जो है वो उसके ऊपर इंपोज किया जाएगा। और कहा गया है कि फेस को कवर करना और मास्क पहनना मैंडेटरी हो गया है, कंपलसरी हो गया है। जितने भी पब्लिक प्लेस है, वर्क प्लेस है, तो वहां पर मास्क पहनना जरूरी है। तो ये नेशनल लेवल की गाइडलाइंस हम लोग को देखने को मिल रही हैं जो कि कोरोना वायरस से लड़ने में हेल्प करेंगी। और यहां पर कहा गया कि लिकर, गुटखा, टोबैको, इस प्रकार के जो प्रोडक्ट्स हैं वो पूरी तरह से बैन कर दिए गए हैं, शराब, गुटखा और तंबाकू जैसे प्रोडक्ट्स। इसके अलावा कहा गया है कि किसी भी पर्टिकुलर जगह पर 5 या उससे ज्यादा लोग जो है वो खड़े नहीं होंगे, और अगर ऐसा होगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, तो ये चीज यहां पर बताई गई है। इसके अलावा कहा गया है कि कहीं पर अगर कोई मैरिज के पर्पस के लिए गैदरिंग होती है, राइट, या फिर फ्यूनरल वगैरह, यानी कि जो हम लोग को देखने को मिलता है कि अंतिम संस्कार के लिए या विवाह के लिए जो लोग इकट्ठे होते हैं एक जगह पर, तो अगर वो इकट्ठे होंगे तो उससे पहले उनको जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इन सब एक्टिविटीज को रेगुलेट करेंगे, राइट। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। इसके अलावा कहा गया कि सोशल डिस्टेंसिंग सभी प्लेसेस पर जो है वो इंश्योर किया जाएगा कि सभी प्लेसेस पर सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो होना जरूरी है, जिससे कि ये वायरस जो है वो फैले ना। इसके अलावा वो मैंने आपको गुटखा और इन सब आइटम्स के बारे में बता ही दिया था। इसके अलावा कहा गया है कि सभी पब्लिक और प्राइवेट प्लेसेस पर इंकरेज किया जाएगा कि आरोग्य सेतु एप्लीकेशन जो है उसका उपयोग किया जाए ज्यादा से ज्यादा। अब देखिए गाइस, ये तो गाइडलाइंस हम लोग को अभी के लिए देखने को मिल रही है कि लॉकडाउन के दौरान ये सब गाइडलाइंस जो है वो नेशनल लेवल पर हर एक स्टेट्स को फॉलो करनी पड़ेगी, हर एक जगह पर ये गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेगी। बट आई एम टेलिंग यू कि जब ये लॉकडाउन वगैरह खत्म हो जाएगा तो भी देखिएगा आप कि काफी लंबे समय तक अब ये इस प्रकार की स्थिति जो है वो, इस प्रकार के रूल्स जो होंगे वो काफी लंबे समय तक हर जगह एप्लीकेबल किए जाएंगे, क्योंकि कोरोना वायरस से लड़ना इतना आसान नहीं है। अभी तक वैक्सीन आई नहीं है, एंड वैक्सीन को आने में बहुत टाइम है, अभी लिटरली 1 साल यानी कि नेक्स्ट ईयर तक ही वैक्सीन आ पाएगी। ये आप मानो या ना मानो, काफी सारे लोग इस पर शायद जो है वो अपने मतलब क्रिटिक कमेंट जो है वो कर सकते हैं। बट देखिए, मैंने पहले भी आप लोग को एक बार बताया था कि जो अभी 21 दिन का लॉकडाउन था वो बढ़ेगा, एक्सटेंड होगा, और वो हुआ, राइट। और ये वाली चीज भी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सब जितनी भी गाइडलाइंस है ये बहुत लंबे समय तक जाने वाली हैं, और इसके लिए जो है वो आप लोग को थोड़ी सी एनालिसिस अपनी रखनी है, ठीक है, इन सब चीजों की इस प्रकार से। तो देखो, इसके अलावा आरोग्य सेतु ऐप के बारे में मैंने आप लोग को पढ़ाया हुआ है, वो आपको कहां पर मिलेगा? 6 अप्रैल 2020 का हमारा वीडियो है,
जो कि ओनली करंट अफेयर्स नाम के हमारे चैनल पर अपलोडेड है। तो इस वीडियो पे जाइए, आप वीडियो पे जाकर 23 मिनट 24 सेकंड पर आप जाएंगे तो आपको ये आरोग्य सेतु ऐप के बारे में पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और इस टॉपिक से पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कोरोना कवच एप्लीकेशन के बारे में, वो बिल्कुल आरोग्य सेतु ऐप जैसी ही है, बट पहले आई थी कोरोना कवच एप्लीकेशन, आज की डेट में सस्पेंड कर दिया है कोरोना कवच एप्लीकेशन को। अब सिर्फ आरोग्य सेतु एप्लीकेशन हम लोग को देखने को मिल रही है, जो कि हेल्प कर रही है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, यानी कि एक असिस्टेंस के तौर पर हम लोग को ये देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन के बारे में भी पूरी जानकारी आप लोग को मिल जाएगी यहां से। अब देखिए, बात हो रही है एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट के बारे में। इस टॉपिक को पहले डिटेल में मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो फटाक से वीडियो को पॉज कीजिए और ये 3 स्टेटमेंट्स आपके सामने यहां पर लिखे हुए हैं, तो इन 3 स्टेटमेंट में से बताइए कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, और मेरे एक्सप्लेन करने से पहले नीचे कमेंट बॉक्स पर इसका आंसर लिखकर बता दीजिएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट जो है वो क्या बोल रहा है। इसका पहले स्टेटमेंट इससे रिलेटेड, तो ये एक प्रक्रिया है, एक प्रकार की प्रोसेस है जो कि क्या करती है, प्रोजेक्ट्स जो होते हैं उनको चेक करती है कि वो प्रोजेक्ट्स एनवायरनमेंट को कितना खराब कर रहे हैं, इवैल्यूएट करते हैं एनवायरमेंटल इंपैक्ट को किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के। जैसे कि एक फैक्ट्री मान लेते हैं, फैक्ट्री है, फैक्ट्री से निकलता है धुआं, तो वो कितने हद तक एनवायरनमेंट को डैमेज कर रही है, एनवायरनमेंट को खराब कर रही है, तो उसकी बेसिकली उसका पूरा यानी कि एनवायरनमेंट को लेकर पूरा इवैल्यूएशन जो है वो इस प्रोसेस के थ्रू निकलता है, जिसको एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट कहते हैं। क्लियर है यहां तक बातें? तो ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारे पास 2 ऑप्शन मिल गए हम लोग को कि इन दोनों में से कोई ना कोई स्टेटमेंट जो होगा वो यानी कि आंसर जो होगा वो करेक्ट होगा। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है? दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत जो है वो इसको बनाया गया था, कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। तो बिल्कुल सही है, ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत जो है वो आती है, राइट। तो हमारा आंसर जो है वो करेक्ट हो गया, ये 1 और 2 हो गया। बट फिर भी हम लोग तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं कि इसमें गलती क्या हुई है। तो देखो गाइस, यहां पर 2006 में जो अमेंड हुआ था उसमें जैसे काफी सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, माइनिंग होते हैं, थर्मल पावर प्लांट होते हैं, रिवर वैलीज हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इंडस्ट्रीज वगैरह जैसे प्रोजेक्ट होते हैं, तो उनको यहां पर लिखा है इस प्रोजेक्ट में कि उनको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है एनवायरमेंट क्लियरेंस से, उनको छूट दे दी गई है एनवायरमेंट क्लियर से। बट बिल्कुल नहीं, उनको छूट नहीं दी, उनको मैंडेटरी कर दिया गया कि इन पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स के लिए मतलब 100% है कि उनको एनवायरमेंट क्लियरेंस जो है वो लेना जरूरी है, एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट उनका होना जरूरी है। ठीक है, तो ये चीज यहां पर 2006 के अमेंडमेंट के थ्रू हम लोग को देखने को मिली थी कि इन प्रोजेक्ट्स के लिए 100% एनवायरमेंट क्लियरेंस के लिए एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट होना जरूरी है, मतलब जरूरी है। ठीक है, मैंडेटरी है। तो ये चीज आप थोड़ा सा याद रखना, इसमें एग्जाम्प्ट लिखा हुआ है इसलिए ये स्टेटमेंट जो हो गया वो गलत हो गया। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या रहा? 1 और 2 ओनली। ठीक है, अब गाइस EIA के बारे में थोड़ी सी डिटेल में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, ये जो प्रोजेक्ट्स होते हैं इनको कौन मंजूरी देता है? तो राज्य सरकार। याद रखिएगा, राज्य सरकार प्रोजेक्ट्स को मंजूरी देती है, और बट ये डिपेंड करता है उस प्रोजेक्ट की साइज और कैपेसिटी के ऊपर। इसके अलावा 2006 में एक नोटिफिकेशन आया था जिसके तहत एनवायरमेंटल क्लियरेंस प्रोजेक्ट्स को डिसेंट्रलाइज किया गया था, यानी कि 2 कैटेगरीज जो है वो बनाई गई थी, एक कैटेगरी ए थी और दूसरी कैटेगरी बी थी। कैटेगरी ए नेशनल लेवल अप्रेजल कैटेगरी हम लोग को देखने को मिलती है, राष्ट्रीय स्तर का मूल्यांकन वाली कैटेगरी देखने को मिलती है, और दूसरी कैटेगरी स्टेट लेवल अप्रेजल की हम लोग को देखने को मिलती है। अब ये है क्या, इसको अच्छे समझते हैं हम लोग। तो देखो गाइस, कैटेगरी ए के अंदर वो प्रोजेक्ट्स रखे गए हैं जो प्रोजेक्ट्स के लिए एनवायरमेंटल क्लियरेंस मैंडेटरी होता है। ये प्रोजेक्ट्स स्क्रीनिंग प्रोसेस से होकर नहीं गुजरते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि आप एक एग्जांपल समझो, ये एक एरिया है, दूसरा एरिया ये है। इस एरिया पर जो है वो रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स वगैरह बनाई जा रही है, ठीक है, यानी कि बिल्डिंग्स बन रही है, लोगों के रहने के लिए घर वगैरह बन रहा है, राइट। तो उसके लिए एक जमीन खरीदी है, तो ये एक घर बनाने वाला रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट है। दूसरा प्रोजेक्ट है, यहाँ पर एक फैक्ट्री बन रही है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री बन रही है, हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल रही है, और ये फैक्ट्री जो है वो उससे काफी ज्यादा धुआं वगैरह निकलता है, एनवायरमेंट को ये डैमेज करती है। अब आप खुद ही देख सकते हो कि ये वाला जो जोन है ये एनवायरमेंट को ज्यादा डैमेज कर रहा है, तो इसके लिए एनवायरमेंटल क्लियरेंस होना बहुत जरूरी है, और ये जोन एनवायरमेंट को उतना डैमेज नहीं कर रहा है। और एनवायरमेंटल क्लियरेंस के अंदर जैसे कि मान के चलो कि एक इंडिविजुअल है, उसको यहाँ पर फैक्ट्री खोलनी है, तो एनवायरमेंटल क्लियरेंस का मतलब ये होता है कि ये जिस जगह पर फैक्ट्री खोल रहा है उस जगह पे आसपास कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो कि एनवायरमेंट को, या फिर वहां पर कोई ऐसे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो नहीं है जिसके चलते जानवरों को नुकसान पहुंच सकता है, या फिर वहां पर उस फैक्ट्री के आसपास कहीं पे कोई ह्यूमन तो नहीं रह रहे हैं, यानी कि कोई कैंपस वगैरह तो नहीं है, रेसिडेंशियल कैंपस। तो ये सब चीजें देखने के बाद एक प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी जाती है। तो वो प्रोसेस जो होती है वो कैटेगरी ए प्रोजेक्ट वाली काफी लंबी प्रोसेस होती है, वो नेशनल लेवल की प्रोजेक्ट हम लोग को देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको थोड़ा सा याद रखना है। इसके अलावा कैटेगरी बी के अंदर जो प्रोजेक्ट्स आते हैं, अब ये जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें स्क्रीनिंग होती है। अब स्क्रीनिंग की प्रोसेस का क्या मतलब होता है, ये डिसाइड करना कि वो प्रोजेक्ट किस हद तक एनवायरमेंट को डैमेज कर सकता है, और ये उसके ऊपर बेस जो है वो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि उस प्रोजेक्ट का एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट मैंडेटरी है कि नहीं है, ये चीज डिसाइड की जाती है। और उसके लिए 2 कैटेगरीज बनाई गई हैं, B1 और B2 प्रोजेक्ट्स की कैटेगरी। B1 प्रोजेक्ट्स के अंदर वो प्रोजेक्ट्स आते हैं जिनके लिए मैंडेटरी होता है कि हाँ इनको तो एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट चाहिए, और दूसरे प्रोजेक्ट्स के अंदर जो होता है वो मैंडेटरी नहीं होता है एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट का।
तो पूरी प्रक्रिया हम लोग को देखने को मिलती है वो डैमेज के आधार पर बनाई गई है कि कितने हद तक कौन से प्रोजेक्ट्स डैमेज कर सकते हैं एनवायरमेंट को। तो इसके ऊपर बेस जो है वो कैटेगरीज बना दी गई हैं। और गाइस EIA न्यूज में क्यों था तो ये भी समझ लो। तो देखिए यहां पर अभी बताया गया कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने अमेंड किया है EIA नोटिफिकेशन 2006 को। और हमने पढ़ा EIA नोटिफिकेशन 2006 में क्या था, दो कैटेगरीज बनाई गई थी, कैटेगरी ए और कैटेगरी बी, ठीक है। और कैटेगरी बी के अंदर फिर B1 और B2 के प्रोजेक्ट्स भी हम लोग को देखने को मिले। तो अभी क्या किया गया है, अमेंडमेंट जो है वो पहली चीज तो याद रखना कि ये टेम्पररी बेसिस का अमेंडमेंट है। ये अमेंडमेंट सिर्फ 30 सितंबर 2020 तक ही होगा, ठीक है। और कहा गया है कि इस अमेंडमेंट के थ्रू जितने भी प्रोजेक्ट्स कैटेगरी ए में हैं, और कौन से प्रोजेक्ट्स, वो प्रोजेक्ट्स जो कि बल्क में दवाइयां बनाते हैं, जैसे कि कोई फैक्ट्री अगर वो बल्क में दवाइयां बनाती है तो उस फैक्ट्री को कैटेगरी ए से हटाकर कैटेगरी B2 में जो है वो डाल दिया गया है। इसका मतलब क्या हुआ, हमने ये पूरी चीज समझ ली। कैटेगरी ए के अंदर मैंडेटरी होता है एनवायरमेंटल क्लियरेंस, और ये जब मैं आपको पढ़ा रहा था मैंने आपको बताया था कि इसकी प्रक्रिया, इसका जो प्रोसेस होता है वो काफी लंबा होता है। और कैटेगरी B2 के अंदर जरूरत नहीं पड़ती एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट की, राइट। तो उससे क्या हुआ, एक तो प्रोसेस जो है होगा वो कम हो जाएगा, और सिर्फ इसमें स्क्रीनिंग प्रोसेस होगी, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ उस प्रोजेक्ट को ये चेक करेगी कि वो प्रोजेक्ट जो है वो कहीं एनवायरमेंट को भारी मात्रा में हार्म तो नहीं कर रहा, और वो पूरे लीगलाइज डॉक्यूमेंटेशन उसके पास मौजूद है कि नहीं है। तो ये पूरी चीज जो है वो मॉनिटर करने के बाद, स्क्रीनिंग करने के बाद उस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी जाएगी। ये ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि कोरोना वायरस का भी क्राइसिस चल रहा है, और उससे रिलेटेड हम लोग को देखने को मिल रहा है कि बहुत ज्यादा जरूरी है हमारी कंट्री के अंदर बल्क में ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग होना, और जितनी भी कंपनीज है उनको ज्यादा समय ना लगे ये सब प्रोसेस को फुलफिल करने में, इसलिए कैटेगरी जो है वो ए से B2 में शिफ्ट कर दी गई है। अब क्लियर है यहां तक पूरी बातें। तो देखो जो भी चीज मैं आपको पढ़ाता हूं वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पढ़ाता हूं। अभी लोग जो है वो काफी सारे बोर हो रहे होंगे, और काफी सारे लोग ने जो है वो यहां तक वीडियो देखा ही नहीं होगा, छोड़ के चले गए होंगे, राइट। वो सोच रहे होंगे अरे यार ये तो इतना डिटेल में पढ़ा रहा है, बट आई एम टेलिंग यू यहां पर सिर्फ वही पढ़ाऊंगा जो काम किया आपको। अभी मैं चाहता तो आपको सिर्फ ये न्यूज पढ़ा के आगे बढ़ जाता, राइट। इसमें क्या होता, मुझे भी मेहनत नहीं करनी पड़ती ज्यादा, और निकल चुका होता अभी तक जो है वो, मैं आगे 3-4 न्यूज आपकी कवर कर चुका होता। बट मैं इस न्यूज पे इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे रहा हूं, क्योंकि ये चीज आपसे एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है। आपको एक आइडिया होना चाहिए कि ये कैटेगरी ए और कैटेगरी बी के प्रोजेक्ट्स कैसे होते हैं, राइट। इनमें क्या होता है, क्या डिफरेंसेस है, क्योंकि ये सब चीजें यूपीएससी ज्यादा इन सब पिन पॉइंट पे जो है वो फोकस करती है, राइट। तो इसलिए आप लोग को मैंने आपको बताया, और आई एम लिटरली, मैं आपको गारंटी देता हूं जो भी मेरे साथ बना रहेगा एंड तक, यानी कि आपकी जो भी प्रिपरेशन की जर्नी है एंड तक बने रहोगे तो डेफिनेटली गारंटिंग यू कि आप निकाल लोगे एग्जाम, राइट। बट फॉलो करते रहो जो मैं बताता जाऊं। अब गाइस इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि मुझे इस टॉपिक में आपका पूरा 100% कंसंट्रेशन चाहिए। तो जो भी काम कर रहे हो पढ़ते पढ़ते वो सब कुछ बंद कर दो और सिर्फ यहां पर सुनो, राइट। क्योंकि यहां पर हम लोग, लीबिया एक कंट्री है गाइस, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आप देखोगे तो नॉर्थ साइड में आपको लीबिया दिखाई देगी। तो इस कंट्री की पूरी केस स्टडी हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि आप मेंस पेपर 2 में अगर इससे रिलेटेड कुछ भी आता है टॉपिक तो आप आंसर कर पाओगे, क्योंकि न्यूज में काफी कम दिया हुआ था, बट इसके बारे में पूरा डिटेल में हम लोग अभी बात करने वाले हैं। तो हफ्तार की फोर्सेस जो है गाइस, न्यूज में आया था कि हफ्तार की फोर्सेस ने लीबिया की कैपिटल त्रिपोली में अटैक किया है। लीबिया एक कंट्री ये है, राइट। इसके आजू बाजू की लोकेशन देख लो आप, इजिप्ट, सूडान, चाड, नाइजर, अल्जीरिया, तुनिसिया और मेडिटेरेनियन सी के साथ ही अपनी बाउंड्री शेयर करती है। इसमें अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको त्रिपोली कंट्री जो है वो दिखाई देगी, सॉरी कैपिटल जो है इस लीबिया की दिखाई देगी आपको, ठीक है। तो यहां पर क्या है, हफ्तार की फोर्सेस ने लीबिया की कैपिटल को अटैक किया था। क्वेश्चन कम्स, हु इज हफ्तार, हफ्तार कौन है। तो हफ्तार देखो आप, खलीफा बिल कासिम हफ्तार, ये इसका पूरा नाम है, ये इंसान है हफ्तार। ये बेसिकली लीबियन नेशनल आर्मी का एक कमांडर है, जो कि लीबियन सिविल वॉर में भी एंगेज था। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि यार ये लीबियन नेशनल आर्मी का, यानी कि लीबिया की खुद की आर्मी का कमांडर लीबिया की, यानी कि लीबिया की कैपिटल पर ही क्यों अटैक कर रहा है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। तो अब गाइस देखो, लीबिया एक कंट्री है, काफी कॉम्प्लेक्स कंट्री है। इसकी अगर हम लोग हिस्ट्री की बात करें गाइस, तो इसका हिस्ट्री जो है उसको पहले हम लोग समझते हैं स्टार्टिंग में। तो इटली से हम लोग शुरू करेंगे। 1911 में इटली ने कब्जा किया था लीबिया की प्रोविंस के ऊपर, राइट। जैसे कि ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर 200 सालों तक राज किया, वैसे ही इटली ने 1911 में राज किया था लीबिया के ऊपर, राइट। फिर उसके बाद फिर जब इटली वापस चली गई, उस समय एक राजा था जिसका नाम था इद्रिस, इद्रिस द किंग, इद्रिस बोलते थे उसको, इद्रिस द किंग। तो ये जो राजा था लीबिया का, इद्रिस, तो इसने फिर लीबिया को संभाला। बट क्या हुआ था, उसका जो राजा था वो वेस्टर्न कंट्रीज को बहुत सपोर्ट करता था। और लेट मी टेल यू कि लीबिया जो एक ऐसी कंट्री है जो कि ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, एंड यू नो वेरी वेल कि जिस भी कंट्री के अंदर तेल आता है, तेल प्रोड्यूस होता है, तेल निकलता है, उस कंट्री की कमाई बहुत होती है। बट यहां पर क्या था, लीबिया के अंदर गरीबी बहुत ज्यादा थी। गरीबी इस वजह से थी क्योंकि लीबिया का जो राजा था इद्रिस,
वो सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज को सपोर्ट करता था। वो वेस्टर्न कंट्रीज के साथ पैक्ट वगैरह करके यहाँ पर उनकी कंपनीज वगैरह खुलवा देता था और ह्यूज जो प्रॉफिट जो था वो वेस्टर्न कंट्रीज को देता था, राइट। तो ये ऐसी चीज देखने को मिलती थी। और ये जो उसका राजा जो था लीबिया का, वो अय्याशी करता था दूसरी कंट्रीज में जा जाकर। अब यहाँ के कॉमन मैन को ये सब बातें पसंद नहीं आई और उस समय पावर में उठा मोअम्मर गद्दाफी। ये जो इंसान आपको दिखाई दे रहा है इसकी फोटो, ये है मोअम्मर गद्दाफी। ये उसके बाद फिर पावर में आया। इसने क्या किया, देखा कि लोगों के बीच में टेंशन्स डेवलप हो रही हैं इद्रिस के अगेंस्ट, तो इसने क्या किया, लोगों का सहारा लिया, लोगों को जो है वो पॉलिटिकली उनको समझाया और यानी कि एक पॉलिटिकल लीडर के थ्रू जो है वो लोगों के बिहाफ में जो है इसने बात करना शुरू कर दी। फिर उसके बाद फाइनली इद्रिस जो है वो उसको सत्ता से हटाया और इसने राज करना अपना शुरू किया, यानी कि गद्दी पर अब ये बैठ गया था मोअम्मर गद्दाफी। इसके अगर बैकग्राउंड की बात करें, काफी गरीब परिवार से ये बिलोंग करता था, रेगिस्तान में रहने वाला इंसान था और काफी गरीब फैमिली से ये बिलोंग करता था। इसका जो होम टाउन था वो था सिरटे। सिरटे नाम का एक छोटी सी जगह थी इसके अंदर, लीबिया के अंदर। वहां पर ये जो है बड़ा हुआ, पढ़ा, यानी कि पढ़ाई करी, बड़ा हुआ और फिर फर्दर जो है इसने देखा मतलब दुनिया को, और फिर जाकर ये जैसे जैसे करके डिक्टेटर बन गया। अब इतना इसकी डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं उतनी, बट मेनली याद रखो कि ये गरीब फैमिली से बिलोंग करता था। स्टार्टिंग में इसने बहुत अच्छे काम किए, बहुत अच्छे, मतलब यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रिसिटी देता था, ये फ्री हेल्थ केयर देता था लोगों को, यानी कि खाना पीना फ्री, इलेक्ट्रिसिटी फ्री, मेडिकल फ्री, इंटरेस्ट फ्री लोन। अगर किसी को लोन चाहिए तो उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। और जो भी नए कपल होते हैं, यानी कि जो भी न्यूली वेड कपल होते हैं, मतलब शादी करते हैं, तो उनको एक घर भी देता था, बोलता था कि आपको मैं रहने के लिए घर दूंगा। अगर महिलाओं का बच्चा होता था तब उस समय उनको $5,000 दिए जाते थे, राइट। बहुत सारी चीजें यार, ये मतलब बहुत फायदा देता था वहां के सिटीजन्स को। अब इसने फायदा देना कैसे शुरू किया, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था लीबिया की हिस्ट्री के बारे में कि लीबिया जो थी, जब जैसी इटली गई तो उसके बाद एक किंग था जिसका नाम था इद्रिस। इद्रिस नाम का एक राजा था, राइट। अब ये राजा का जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज को, वेस्टर्न वर्ल्ड को सपोर्ट करता था। तो उस समय जितने भी पैसा जो मिलता था ऑयल से, वो क्या करने लगा कि वो वेस्टर्न कंट्रीज को सपोर्ट करता था, इसलिए लीबियंस के पास कुछ बचता नहीं था। अब ये जब आया गद्दाफी, तो इसने सबसे पहला काम क्या किया, पूरी पॉलिसी जो है वो चेंज करी। इद्रिस की जितनी भी पॉलिसीज थी सब चेंज करी इसने। फिर जो भी जो पैसा जो बाहर जाता था उस पर रोक लगाई और अंदर अपनी कंट्री के अंदर पैसा जो है वो बहाना इसने शुरू कर दिया। और उसी के कारण तो ये इतनी अच्छी अच्छी पॉलिसीज लेकर आया गद्दाफी कि लोगों को जो है वो फ्री हेल्थ केयर, फ्री इलेक्ट्रिसिटी जो है इसने देना शुरू कर दिया, राइट। तो ये सब अच्छा चल रहा है, दिखने में हम लोग को अच्छा लग रहा है, बट इसकी गलतियां क्या थी इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसने 42 साल तक सबसे पहली चीज तो रूल किया था, काफी लंबा रूल था इसका। इसने अपने रूल में लिकर बंद कर दी थी, शराबें वगैरह बंद कर दी थी, नाइट क्लब्स पूरी तरह से बंद हो चुके थे, यानी कि नाइट बैन थी, ये सब लिकर के ऊपर प्रोहिबिशन था, नाइट क्लब्स बैन थे कि कोई भी नाइट क्लब नहीं होना चाहिए, राइट। और चर्चेस वगैरह इसने हटा दिए थे, राइट। इसके अलावा इसने कहा था अपने लोगों से कि जो भी लीबिया में रहते हैं, सिटीजन जो भी रहते हैं, उनको अरबिक कल्चर को जो है वो अपनाना पड़ेगा और हर तरीके से, जैसे भी अरब जो है वो ड्रेस पहनते हैं तो वैसे ही उनको ड्रेस पहननी पड़ेगी। और ये खुद भी, जैसे मैंने आपको बताया ना कि काफी गरीब परिवार से था और कल्चरली काफी स्ट्रांग था ये, और काफी इस प्रकार का ही आदमी था, यानी कि सिंपल सोबर रहने वाला इंसान था। और इवन जब भी फॉरेन रिलेशंस यानी कि दूसरी कंट्री में जाकर ये फॉरेन रिलेशंस डेवलप करता था तो दूसरी कंट्री वाले इसको पसंद नहीं करते थे क्योंकि इसका बैठने का उठने का तरीका काफी खराब था, राइट। तो बिल्कुल कॉमन मैन की तरह था ये स्टार्टिंग में, इनिशियल स्टेज की मैं बात कर रहा हूं आपको। और उसके बाद इसने एक और काम ये किया था कि इसने बोला था कि जितने भी अरब लैंग्वेजेस हैं वो हर जगह यूज की जाएंगी, जैसे कि रोड्स वगैरह के जो बोर्ड्स होंगे, जैसे रोड में हम लोग निकलते हैं ना, बोर्ड लेके साइन बोर्ड्स बने रहते हैं, तो उसने बोला था कि वो सब कुछ अरब में लिखा होगा। इसके अलावा इसने एक ग्रीन बुक भी जो है वो अनाउंस करी थी, यानी कि ग्रीन बुक बेसिकली माओ के ऊपर, माओ से इन्फ्लुएंस होकर जो है वो इसने ग्रीन बुक एस्टैब्लिश कर दी एक। और ये एक प्रकार की नई स्टाइल की डेमोक्रेसी हम लोग को देखने को मिली थी, इसमें डायरेक्ट पावर्स जो है वो पब्लिक को दी गई थी। तो ये काफी कुछ अच्छा इसने काम किया था, बट इसके साथ जो बड़ी गलती हुई वो क्या हुई, पैसों की। अब आप जानते हो पैसा एक ऐसी चीज है जो कि आदमी की नीयत खराब कर देता है। जैसे ही इसने देखा कि इसके पास पैसा आना शुरू हो गया, इसने अपनी फैमिली को सपोर्ट किया, महंगे महंगे घर, बड़े बड़े बंगले और हवेलियां वगैरह ये वो, और अय्याशी बिल्कुल, मतलब अपने आजू बाजू लड़कियों को रखता था ये। और ये सब जो स्टार्टिंग में जो इसने दिखाया कुछ सालों तक, और फिर उसके बाद फिर ये जैसा हुआ, तो लोग ने जब इसको देखा तो लोगों को लगने लगा कि अरे यार ये तो फिर चेंज होता जा रहा है आदमी। और दूसरी बात क्या हुआ, पैसों के कारण घमंडी भी हो गया। इसके जितने भी यानी कि इसके खिलाफ जितने भी लोग आते थे या फिर इसके जितने भी दुश्मन थे उनको ब्रूटली मारता था और ये दिखा के मारता था कि मेरे दुश्मन को मैं ऐसा मारता हूं। तो पब्लिक के बीच में, सिटीजन्स के बीच में इसको लेकर काफी बुरी चीज जो है वो आने लगी। एंड गाइस, जो कॉमन मैन होता है ना, एक चीज उसमें बड़ी
कॉमन होती है कॉमन मैन में कि वो किसी की तरक्की या फिर किसी का पैसा जो है वो झेल नहीं पाता, देख नहीं पाता, राइट। या फिर कोई भी इंसान अगर कोई तरक्की कर रहा है या कोई भी इंसान को थोड़ी सी भी लग्जरी मिल रही है तो कॉमन मैन को प्रॉब्लम होती है। ये सिंपल सी बात है और मैं आप लोग से बोलूंगा कि डोंट बिकम अ कॉमन मैन। आप ब्यूरोक्रेसी की तैयारी कर रहे हो, आईएएस बनना है आप लोगों को, तो आप कॉमन मैन की तरह थिंकिंग आपकी होनी नहीं चाहिए, क्योंकि कॉमन मैन हमेशा कंप्लेन करता है, हमेशा कंप्लेन, राइट। जैसे कि हमारे यहाँ की बात बताएं, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो हमारे मोदी जी जो है, वो जब फॉरेन विजिट्स करते थे, हालांकि अभी तो रोक रखी है, बट फिर भी जो लोग फॉरेन, जब वो पहले फॉरेन विजिट्स करते थे, और तो उस समय लोग के बीच में क्या क्वेश्चन आता था, क्या चीज डिस्कशन होता था, मोदी जी तो बस घूम रहे हैं, हमारे पैसों से घूम रहे हैं, वो उनको घूमने से फुर्सत नहीं, राइट। तो कॉमन मैन किसी को भी लग्जरी लाइफ में नहीं देख सकता, क्योंकि एवरीवन नोज कि मोदी जी जो थे वो मतलब चाय बेचते थे, तो लोगों के बीच में वाली बात भी आना शुरू हो गई, देखो चाय वाला एक टाइम पे आदमी था, आज देखो लग्जरी एंजॉय कर रहा है, ऐश कर रहा है, राइट। तो ऐसी थिंकिंग कॉमन मैन में आती है, और वही थिंकिंग कॉमन मैन के अंदर यहां पर आई, लीबिया के अंदर, राइट। तो डोंट बिकम अ कॉमन मैन। और जो भी आईएएस की तैयारी कर रहा है, दिन नो कि मोदी जी जो घूमते थे और घूमते हैं, वो किस पर्पस के लिए घूमते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस को डेवलप करने के लिए घूमता है। तो एक पढ़ा लिखा इंसान, एक जो अच्छे डायरेक्शन में नहीं, गवर्नमेंट सेक्टर में पढ़ रहा है, राइट, और आईएएस जैसी पोस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो कभी भी ऐसी थिंकिंग नहीं रखेगा। और अगर आप लोग अगर देख रहे हो इस लेक्चर को और ऐसी थिंकिंग रखते हो, तो अभी से छोड़ दो, राइट, क्योंकि गॉसिप आप लोग के लिए बिल्कुल किसी काम का नहीं है। अपने काम से काम में मतलब रखो। चलो एनीवेज, आगे के टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको बताया कि कॉमन मैन जो थे यहाँ के, यानी कॉमन सिटीजन जो थी, वो परेशान हो गई इसको देखकर, क्योंकि ये याश हो गया था, मारता था, ये इस तरह की इसकी नेचर जो है वो पूरा चेंज हो गया था। बहुत गाड़ियां थी इसके पास, किसी भी मतलब एक कहीं पर भी इसको जाना रहता था तो काफिला निकलता था गाड़ियों का, राइट। और उसमें करीब एक जैसी जो है, एक जैसी गाड़ी, एक जैसे नंबर प्लेट की गाड़ी। तो वो जैसे आपने एक मूवी देखी होगी, द डिक्टेटर करके एक मूवी है, राइट, अगर नहीं देखी तो कभी देखना, फ्री टाइम वगैरह मिले तो जैसे वो द डिक्टेटर की एक्टिविटीज थी, वैसे पूरी की पूरी एक्टिविटीज इसकी हम लोग को देखने को मिली थी, गद्दाफी की। तो उसको लेकर लोग जो है वो काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। और फिर उस समय इसकी किस्मत इतनी खराब थी कि अरब स्प्रिंग जो है वो शुरू हो गई। अरब स्प्रिंग में क्या हुआ था गाइस, 2010 की ये बात है। उस समय एक ह्यूमन एक्टिविस्ट ने अपने ऊपर आग लगा ली थी, अपने आप को मार दिया था। ह्यूमन एक्टिविस्ट, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट था वो। तो वो बेसिकली डिक्टेटर से काफी परेशान था, डिक्टेटरशिप से काफी ज्यादा परेशान था वो। और उसको लेकर जितने भी जो अरब कंट्रीज हैं, वहां पर डिक्टेटरशिप जो हम लोग को देखने को मिलती, तो उसके अगेंस्ट लोगों ने बोलना शुरू कर दिया। और वही चीज फिर लीबिया के अंदर भी शुरू हो गई। लीबिया के अंदर भी मूवमेंट शुरू हो गया, डिक्टेटर के अगेंस्ट मूवमेंट हम लोग को लीबिया के अंदर देखने को मिला। तो वो उससे लेकर लोग जो है वो काफी एक्टिव हो गए थे, इसके अगेंस्ट जो है वो चले गए थे। तो उस समय इसने सबसे पहली फुर्सत में किया कि अपनी जो वाइफ है, अपनी जो डॉटर है, अपना जो बेटा है, और उसको अल्जीरिया जो है वो शिफ्ट कर दिया, कि उसको लगने लगा कि हाँ यार अब चीजें जो है वो खराब हो सकती है। और फिर लोगों ने इसके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया, घोषणा कर दी थी कि इसको जो है मार देंगे, छोड़ेंगे नहीं, राइट। और उसी बीच ये जो कमांडर था लीबियन नेशनल आर्मी का, हफ्तार, तो ये सामने उभर कर आया और इसने फिर बोला कि जो गद्दाफी है उसको निपटा दो, उसको खत्म कर दो। और फिर उस समय जब सब इसके अगेंस्ट थे, तो इसने सोचा कि यार मैं एक काम करता हूँ, सिरते चलता हूँ। सिरते बेसिकली एक जगह है जहां पर, सिरते इसको बोलते हैं, जहां पर ये पैदा हुआ था। मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में, गद्दाफी पैदा हुआ था। तो इसने सोचा कि मैं अपने होम टाउन जाऊंगा और वहां पर शायद लोग मुझे थोड़ा सपोर्ट कर सकते हैं। तो जैसे ये होम टाउन निकला अपने, और वहां पर वो भीड़ जो है वो पहुंच गई और कुत्तों की तरह इसको मारा, बहुत बुरी तरह मारा, बहुत बुरी तरह, खूना खून कर दिया। फिर एंड में सर पे इसकी गोली मार दी और इसकी मौत हो गई। और उसके बाद पावर में कौन आया, हफ्तार, खलीफा बिल कासिम हफ्तार, फिर ये पावर में आया। फिर ये उसका यहां पर रूल करना इसने शुरू किया। बट उस समय क्या हुआ गाइस, नाटो की भी फोर्सेस यहां पर आ गई थी लीबिया के अंदर जब इशू चल रहा था, और जो अरब स्प्रिंग का जो पूरा खेल हम लोग को देखने को मिल रहा है। और ये समय जो है वो 2011 का है। और एक और चीज इससे रिलेटेड ये थी कि ये टेररिस्ट वगैरह को भी बहुत सपोर्ट करता था। और आपको पता है कि जो 9/11 का जो अटैक हुआ था, तो उसके बाद यूएसए जो है वो उसने डिसाइड कर लिया था कि टेररिज्म को पूरी तरह से ये एंड कर देंगे। तो यूएसए बुरी तरह से जितने भी टेररिस्ट है उनके पीछे लग गया था 9/11 के बाद, राइट। और ये वही समय था, उस समय नाटो की फोर्सेस यहां पर लीबिया में आ गई थी टेररिज्म को रोकने के लिए। और फिर जो वेस्टर्न वर्ल्ड जो था, अब देखो मेन इसमें खेल जो है ना, बैकिंग जो है इसमें पीछे की, वो वेस्टर्न वर्ल्ड की भी है। यहां पर जो इश्यूज जो इतना आगे बढ़ा, यानी गद्दाफी के अगेंस्ट सब लोग इसलिए भी हो गए क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड जो था वो गद्दाफी के अगेंस्ट था। क्यों अगेंस्ट था, मैंने आपको बताया कि पहले इसका जो लीडर था, किंग जो था लीबिया का, वो इदरिस था। और लीबिया का किंग इदरिस जो है वो सपोर्ट करता था वेस्टर्न वर्ल्ड को, राइट। बट जैसे ही इदरिस गया, उसके बाद गद्दाफी आया, और गद्दाफी जो है वो वेस्टर्न वर्ल्ड को सपोर्ट नहीं करता था, उनके अगेंस्ट था। तो वेस्टर्न वर्ल्ड ने क्या सोचा कि गद्दाफी को जो है वो सत्ता से हटाओ। तो नाटो यहां पर आई और बहुत इश्यूज हम लोग को देखने को मिले। गद्दाफी सत्ता से हटा, फिर पावर में जो आया वो हफ्तार पावर में आया था, बट पूरी तरह से पावर में नहीं आया था। यहां पर यूनाइटेड नेशन की बैक्ड गवर्नमेंट एस्टैब्लिश हुई। यहां पर एक गवर्नमेंट जो है जिसको सपोर्ट था यूनाइटेड नेशन का, वो एस्टैब्लिश हुई, राइट। और ये न्यूज में जो ये अभी टॉपिक पूरा इसलिए हम लोग को देखने को मिल रहा है क्योंकि यहां पर अभी रिसेंटली यूनाइटेड नेशन की जो गवर्नमेंट है, सपोर्टेड गवर्नमेंट, उन्होंने सोरमान, सबरथा और
और काफी सारे जो टाउन्स हैं उनको कैप्चर कर लिया है, रिकैप्चर कर लिया बेसिकली यहां पर। तो अब ये पूरा मामला क्या है इसको आगे समझते हैं हम लोग, ठीक है। तो उसको समझने के लिए आपको ये वाली स्लाइड देखनी पड़ेगी कि आज की सिचुएशन जो है वो लीबिया की क्या है। काफी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है लीबिया की। लीबिया के अंदर देखो, एक तो जो लीबियन सिविल वॉर जो हम लोग को देखने को मिला था वो 2011 में देखने को मिला था, जो मूवमेंट हुआ था और उस समय गद्दाफी को सत्ता से हटा दिया था। अब उसके बाद तीन बड़ी पावर सामने आई थी। सबसे बड़ी जो पावर थी वो थी हफ्तार की, राइट। हफ्तार की फोर्सेस थी, लीबियन नेशनल आर्मी जो हम लोग को फोर्सेस देखने को मिलती है, तो उसका ये कंट्रोल था। अभी इस वाले कलर में आप देखो, ये पूरा हफ्तार का कंट्रोल है, तो मेजॉरिटी कंट्रोल जो है वो यहाँ पर हफ्तार का है। बट यहाँ पर यूनाइटेड नेशन ने भी एक गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करी थी, एक गवर्नमेंट एस्टैब्लिश हुई जिसका सपोर्ट यूनाइटेड नेशन देती है, करती है। तो ये गवर्नमेंट जो थी वो गवर्नमेंट ऑफ नेशनल अकॉर्ड हम लोग को देखने को मिली थी, और काफी सारे मिलिटियाज यहाँ पर मौजूद थे, और लीबिया शील्ड फोर्सेस हम लोग को देखने को मिलती थी, ठीक है। तो ये यूनाइटेड नेशन की बैक गवर्नमेंट थी। तो वो यहां पर आप ग्रीन कलर से आप जितनी भी चीजें देख रहे हो, तो ये यूनाइटेड नेशन की बैक गवर्नमेंट हम लोग को देखने को मिल रही है, ठीक है। इसके अगेंस्ट है, यानी कि ये जो हफ्तार जो चाह रहा है वो पूरे के पूरे एरिया पर कब्जा करना चाह रहा है, पूरे के पूरे लीबिया को अपने कंट्रोल में करना चाह रहा है। बट ये हो इसलिए नहीं रहा क्योंकि यूनाइटेड नेशन की बैक गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर एस्टैब्लिश्ड है, यहाँ पर ऑलरेडी है। तो यहाँ ये वाला जो मामला जो पूरा जो चल रहा है लीबिया के अंदर, ये बहुत ही पॉलिटिकल क्राइसिस एक तरफ से आप कह सकते हो कि एक तरफ जो हफ्तार है वो पूरे के पूरे लीबिया को अपने कंट्रोल में करना चाहता है। ना ही सिर्फ लीबिया, ये तो चाहता है कि इजिप्ट के साथ भी अपनी बाउंड्री जो है वो शेयर कर लूं, राइट। बहुत सारी, यानी कि हफ्तार जो है वो मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि कैप्चर के ऊपर जो है वो काम कर रहा है कि पूरे एरिया के ऊपर इसका कंट्रोल जो है वो होना चाहिए। और यहां पर नीचे साइड, इसके साउथ साइड की बात करें तो यहां पर काफी सारे जो हम लोग को फोर्सेस, लोकल फोर्सेस देखने को मिलती हैं, तो उनका कंट्रोल यहां पर है, ठीक है। तो ये सेकंड लीबियन वॉर कुछ इस प्रकार का यहां पर हम लोग को लीबिया में देखने को मिल रहा है। क्लियर है यहाँ तक पूरी बातें? तो ये पूरा एक ओवरऑल चीजें हम लोग को देखने को मिली, और आई थिंक आपको बहुत सारी चीजें यहां पर क्लियर हो गई होंगी पूरी, क्योंकि ये लीबिया के बारे में सिर्फ आपको इतनी चीजें बस जानकारी रखनी, इतने कंसेप्ट आपको क्लियर रखने हैं, ठीक है। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो फिर से एक बार वीडियो दोबारा से पीछे करके देख लो, चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ पर हम लोग एक बार देख लेते हैं क्या क्या देखा हमने। एक तो देखा कि लीबिया की हिस्टोरिकली कंडीशन कैसी थी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हम लोगों ने देखा कि लीबिया के अंदर जो गद्दाफी आया, राइट, तो उसका कैसा रूल था, पूरा डिटेल में उसके रूल के बारे में बात करी, क्योंकि उससे रिलेटेड इस बार एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि 2011 में इसको मारा गया था और अभी चल रहा है 2020-21 का एग्जामिनेशन हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो शायद 10 साल पुरानी चीज जो है वो आपसे पूछी जा सकती है, राइट, गद्दाफी से रिलेटेड, क्योंकि यहां पर अभी एक इशू भी चल रहा है, राइट, क्योंकि हफ्तार ने यहां पर त्रिपोली पे अटैक किया, और मैंने आपको बताया था कि यहां पर ये जो ऊपर वाला एरिया है, यहां पर जो यूनाइटेड नेशन बैक गवर्नमेंट है उनका कंट्रोल आप देख सकते हो। यहां पर ये वाले एरिया पे ये जो है वो त्रिपोली है, राइट। तो यहां पर कंट्रोल है उनका, इसलिए उसने अटैक क्यों किया? क्योंकि यूनाइटेड नेशन बैक गवर्नमेंट को उसको हटाना है, इसलिए उसने अटैक किया। हमें क्वेश्चन क्लियर होगा ना कि क्यों इसने अटैक किया। मैंने आपसे स्टार्टिंग में पूछा था कि क्यों अटैक किया, अब ये जानते हैं हम लोग। तो ये इसकी वजह है, क्योंकि यहां पर जो पॉलिटिकल हम लोग को क्राइसिस जो देखने को मिल रहा है वो इसलिए देखने को मिल रहा है, एक तो यूनाइटेड नेशन बैक गवर्नमेंट यहां पर मौजूद है, और हफ्तार का कंट्रोल हम लोग को यहां पर देखने को मिल रहा है, और लोकल जो लोग हैं उनका भी कंट्रोल, यानी कि लोकल फोर्सेस का भी कंट्रोल यहां पर ये सदर्न एरिया पर हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो ये बहुत ही खतरनाक स्थिति आज की डेट में लीबिया की, और सफर कर रहा है लीबिया बुरी तरह से। और इसका सेकंड लीबियन वॉर जो है वो अभी तक चल रहा है। 2014 में जो है ये वॉर जो है वो शुरू हुआ था, और उसके बाद से अभी तक जो है ये चल रहा है। स्टेटस इस वॉर का ऑन गोइंग है, और वॉर किसके ऊपर है? ये इन्हीं, यानी कि यूनाइटेड नेशन बैक गवर्नमेंट के बीच में और हफ्तार के बीच में ये पूरा इन लोग का वॉर देखने को मिलता है एक तरह से हम लोग को, राइट। तो ये पूरी ओवरऑल चीज थी, हमने इसके बारे में पूरा डिस्कस किया। और ये बैटल ऑफ सिरटे, ये भी याद रखना, अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है बैटल ऑफ सिरटे क्या है, तो ये चीज याद रखना कि इस समय इस बैटल में गद्दाफी को जो है वो मार दिया था, और इसको जो है वो गद्दी से हटा दिया था, और उसके बाद फिर हफ्तार सामने आया, और फिर यूनाइटेड नेशन की गवर्नमेंट हम लोग को देखने को मिली सामने आई, ठीक है। तो ये था पूरा ओवरऑल मामला इससे रिलेटेड। आई होप क्लियर हो गया पूरा आप लोगों को। अब देखिए, ये जो टॉपिक है ये काफी सारे लोगों ने देखा नहीं है गाइस, इसको लेकर मैं अलग से मैंने वीडियो जो है, लेक्चर जो है वो बनाया है। यहाँ पर जितनी भी दुनिया भर में महामारियां आई हैं कोरोना वायरस जैसी, तो उसके बारे में पूरे डिटेल में आप लोग को काफी सारी महामारियों के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है, राइट। तो इस वीडियो को आप देख लीजिएगा एक बार, ओनली करंट अफेयर्स हमारा जो चैनल है वहां पर आप जाइए, और ये वीडियो जो आया था वो 28 मार्च 2020 को आया था। तो इस दिन इस वाले वीडियो को जाकर आप देख लो, 28 मार्च वाले वीडियो को। वीडियो का टाइटल है पेंडेमिक्स ऑफ द वर्ल्ड और करंट अफेयर्स 2020। तो इस वीडियो को एक बार देख लेना, ठीक है। और इसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, यहां पर बात हो रही है पोस्ट इंटेंसिव केयर सिंड्रोम के बारे में, PICS के बारे में। तो देखो गाइस, ये एक प्रॉब्लम जो है वो आज की डेट में हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। उन लोगों को जो लोग आईसीयू में काफी लंबे समय तक रहते हैं, तो जो भी इंसान है जो हॉस्पिटलाइज होता है और आईसीयू में लंबे समय तक रहता है, कोई भी किसी भी बीमारी के लिए अगर वो आईसीयू में है लंबे समय तक, यानी कि वेंटिलेटर के सपोर्ट में है या फिर नहीं भी है, तो वो अगर आईसीयू में है, इंटेंसिव केयर में मौजूद है काफी लंबे टाइम के लिए, तो उसको एक प्रॉब्लम हो जाती है जिस प्रॉब्लम को बोलते हैं पोस्ट इंटेंसिव केयर सिंड्रोम।
तो ये प्रॉब्लम आप याद रखना। क्वेश्चन अगर आए कि पीआईसीएस किससे रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो भी इंसान अगर आईसीयू में लंबे समय तक रहता है तो उसको ये प्रॉब्लम हो जाती है। अब ये प्रॉब्लम के अंदर क्या क्या होता है, उसको फिजिकल वीक हो जाता है, वो इंसान काफी ज्यादा वीक हो जाता है, फिजिकल सोचने समझने की जो ताकत है उसकी वो खत्म हो जाती है, राइट। डिप्रेशन में चले जाता है, एंजाइटी उसको होने लगती है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होने लगते हैं। तो ये सब जो प्रॉब्लम जो है वो उसके अंदर डेवलप होने लगती है। और इसके सिम्टम्स जो होते हैं वो वीकनेस हो गया, डिक्रीज मोबिलिटी हो गई, सेक्सुअल डिसफंक्शनिंग हम लोग को देखने को मिलती है, स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है उसकी, कॉग्निटिव इश्यूज जो है उसके हम लोग को देखने को मिलते हैं, कि मेंटल डिसऑर्डर टाइप के इश्यूज, राइट। और ये जो सिम्टम्स हैं वो या तो कुछ महीनों तक रहते हैं या फिर बहुत लंबे समय तक रहते हैं। यानी कि अगर कोई इंसान आईसीयू से निकल के हॉस्पिटलाइज होकर अगर वो अपने घर पे आ गया तो उसके बाद भी वो इन सब इश्यूज को जो है वो झेलता है। तो ये आज की डेट में नई नई चीजें इस प्रकार की हम लोग को देखने को मिल रही हैं, राइट। और डब्ल्यूएचओ चाइना यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन चाइना ज्वाइंट मिशन की एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि 55,924 जो कंफर्म केसेस हम लोग को कोरोना वायरस के देखने को मिले थे, उसमें 6.1% से ज्यादा लोग जो है वो काफी क्रिटिकल हो गए थे। क्योंकि कोरोना वायरस जो है वो अफेक्ट किसके ऊपर करता है, रेस्पिरेटरी मतलब फंक्शंस को जो है वो अफेक्ट कर देता है हमारी बॉडी के। तो यहां पर ऐसा हुआ कि काफी सारे लोग जो है उनके रेस्पिरेटरी फंक्शंस जो है वो फेल हुए और काफी सारे उनके ऑर्गन्स वगैरह फेल हुए और इसके चलते उनको आईसीयू में लंबे समय तक रहना पड़ा, राइट। तो ये लंबे समय तक रहने के कारण जो है बताया जा रहा है कि लोगों को पीआईसीएस जैसी प्रॉब्लम जो है वो डेवलप हो सकती है। तो ये इसलिए पीआईसीएस जो था वो न्यूज में आया था, ठीक है। तो बस ये वाली चीज बस आप याद रखना, और पीआईसीएस क्या होता है उसके बारे में एक आइडिया। हालांकि ये वाली चीज आप लोग को याद रखने की आवश्यकता नहीं है, पीआईसीएस बस याद रखो कि ये पीआईसीएस क्या है, ठीक है। अब गाइस बात करेंगे इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंस कमिटी के बारे में, आईएमएफसी के बारे में। तो देखिए गाइस ये है क्या, इसको बहुत इजी तरीके से समझते हैं। तो देखिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, राइट, या सुना होगा। तो और इसके बारे में आप जानते हो कि ये एक ऐसी बॉडी है जो कि अलग अलग कंट्रीज को सपोर्ट करती है, फाइनेंस जो है वो प्रोवाइड कराती है अलग अलग कंट्रीज को, राइट। तो इसकी एक कमेटी है आईएमएफ की जिसका नाम है आईएमएफसी, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंस कमेटी। तो ये नाम से समझ में आ रहा है, आईएमएफसी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है उसी की एक कमेटी है। आप ये भी याद रख सकते हो एग्जांपल के तौर पर, आईएमएफ की कमेटी है ये, ठीक है। तो ये क्या करती है, आईएमएफ के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो है उनको एडवाइस करती है, और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो भी मैटर इनको रेफर करते हैं इस कमेटी को, तो उसके बारे में अपनी राय अपनी एडवाइस जो है ये प्रोवाइड कराती है, ठीक है। तो उसका मेन काम है आईएमएफ को एडवाइस देने का, राइट। और अभी रिसेंटली क्या हुआ है, इसकी एक मीटिंग बैठी थी और ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इसके मेंबर्स ने एक साथ जो है वो डिस्कशन किया, मीटिंग करी, राइट। और मेन एजेंडा क्या था डिस्कशन का, आप जानते हो आज की डेट में कोरोना वायरस चल रहा है और इसी को लेकर आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर जो है उनकी एक ग्लोबल पॉलिसी एजेंडा है जिसका टाइटल है एक्सेप्शनल टाइम्स एक्सेप्शनल एक्शन। इसके बारे में डिस्कशन हुआ और जितने भी मेंबर्स थे आईएमएफसी के, उन्होंने बेसिकली अपडेट किया है कमेटी में कि अलग अलग कंट्री जो है यानी कि उनकी जो मेंबर कंट्रीज हैं उन्होंने किस प्रकार के एक्शंस लिए हैं कोरोना वायरस को टैकल करने के लिए। तो उसके बारे में अपडेटेशन यहां पर किया गया है। अब देखो ये टोटल जो कमेटी है उसमें कितने मेंबर्स होते हैं, तो इसमें टोटल 24 मेंबर्स होते हैं जो कि कहां से किस किस को रिप्रेजेंट करते हैं, 189 गवर्नर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। आप जानते होंगे आईएमएफ की मेंबर कंट्रीज टोटल कितनी है, 189 कंट्रीज इसकी टोटल हम लोग को देखने को मिलती है मेंबर कंट्रीज। और ये जो 24 मेंबर्स हैं ये क्या करते हैं, इन 189 मेंबर कंट्रीज को ही रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि इनमें से अलग अलग डिवाइड किया गया है कंट्रीज को, और उसके बिहाफ में ये 24 मेंबर जाकर मतलब यानी कि एक मेंबर काफी सारी कंट्रीज को खुद ब खुद जो है वो रिप्रेजेंट करता है। तो ये चीज आप लोग को थोड़ी सी याद होनी चाहिए और पता होना चाहिए कि इसके 24 मेंबर हैं जो कि 189 कंट्रीज को या फिर 189 मेंबर कंट्रीज को या 189 गवर्नर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को पता होनी चाहिए। इसके अलावा इसके फंक्शंस की बात मैंने आपको बताई हुई है कि यहाँ पर ये इनका मेन जो फंक्शन है वो एडवाइस देना है, आईएमएफ को एडवाइस देना है कि अगले आने वाले समय में आईएमएफ जो है वो क्या क्या काम करने वाली है। और ये इसकी मीटिंग जो होती है वो साल में 2 बार हम लोग को देखने को मिलती है, स्प्रिंग सीजन में और एक एनुअल मीटिंग इसकी हम लोग को देखने को मिलती है। स्प्रिंग और एनुअल मीटिंग बेसिकली इसको बोला जाता है। और कॉमन कंसर्न्स के बारे में डिस्कशन होता है कि ग्लोबल इकोनॉमी को क्या चीज अफेक्ट कर रही है। और आप जानते हैं कि कोरोना वायरस के चलते शटडाउन है, लॉकडाउन है पूरी दुनिया में, तो इससे ग्लोबल इकोनॉमी वर्ल्ड इकोनॉमी अफेक्ट हो रही है। तो इसके बारे में काफी कुछ डिस्कशन हुआ और क्या क्या चीजें करी हैं कंट्रीज ने, उसके बारे में ये जो मेंबर्स थे उन्होंने इन्फॉर्म किया कमिटी में, राइट। और ये जब कमिटी खत्म होती है तो उस समय एक ज्वाइंट कम्युनिक्यू जो है वो रिलीज किया जाता है। अब ये ज्वाइंट कम्युनिक्यू का मतलब क्या होता है, एक प्रेस रिलीज जो है वो ये रिलीज कर देते हैं, यानी कि मतलब मीडिया को बताते हैं कि इन्होंने क्या डिस्कशन किया है कमेटी में, और बताते हैं कि अगले 6 महीने तक क्या क्या एक्शन जो है वो लिए जाएंगे आईएमएफ के द्वारा। तो ये वाली चीज यहां पर बताई जाती है। और ये कहां पर बताई गई है, तो देखो इनका एक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, अगर आप चाहो तो जाकर देख भी सकते हो, आईएमएफ का, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का। और यहां पर ये आप देख सकते हो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर हुई है और इन्होंने इस वीडियो के थ्रू जो है वो बताया हुआ है कि इस मीटिंग के अंदर आईएमएफ
IMFC के अंदर, इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमिटी के अंदर क्या क्या डिस्कशन हुआ है, तो ये चीज यहां पर बताई जाती है। ठीक है, तो ये वाली चीज आप लोग को पता होनी चाहिए। और देखो ये इनकी मैनेजिंग डायरेक्टर है क्रिस्टलिना जॉर्जीविया, राइट। तो ये इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर है, इनका नाम भी थोड़ा याद रखना है, स्टेट सिविल सर्विसेज में पूछा जा सकता है, IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर, राइट। और इस ये कोई फॉर्मल वोटिंग सिस्टम इसका हम लोग को IMFC का नहीं देखने को मिलता। और सिर्फ ये याद रखना कि ये जो IMFC बॉडी है ये एक एडवाइजरी बॉडी है, एडवाइस से ज्यादा ये और कुछ नहीं करती, सिर्फ जो IMF के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं उनको एडवाइस देती है। ठीक है, तो ये वाली चीज हम लोग को यहां पर देखने को मिली। अब ये वाला जो टॉपिक आ रहा है ये प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना से रिलेटेड आ रहा है, काफी बार डिटेल में मैंने आप लोग को इस टॉपिक को पढ़ाया हुआ है, तो फटाक से वीडियो को पॉज करो और नीचे कमेंट बॉक्स पर ये आंसर लिख कर बताओ। क्वेश्चन है कि ये प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के बारे में यहां पर कुछ ऑब्जेक्टिव्स लिखे, यानी कि इसके उद्देश्य लिखे हैं, गोल लिखे हुए हैं, राइट। तो इनमें से कौन सा उद्देश्य जो है वो करेक्ट नहीं है, तो इसके बारे में जरा फटाक से नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताओ। तो पहला उद्देश्य क्या बोल रहा है गाइस कि ये फ्री LPG कनेक्शन किसको देता है, इंडियन सिटीजन को देता है। तो ये बेसिकली एक तरह से गलत स्टेटमेंट है। क्यों गलत है? क्योंकि गाइस यहां पर बिलो पॉवर्टी लाइन के सिटीजन्स की बात की ही नहीं गई है। तो यहां पर सिर्फ कॉमनली लिखा हुआ है कि इंडियन सिटीजन्स को ये प्रोवाइड कराता है, बट आप जानते हो कि फ्री LPG कनेक्शन इंडियन सिटीजन्स को नहीं दिए जाते हैं। हालांकि इंडियन सिटीजन होते हैं, बट स्पेसिफिकली BPL बिलो पॉवर्टी लाइन के जो लोग बिलोंग करते हैं उनको ये दिया जाता है। तो यहां पर ये छोटी सी चीजें हैं जिसमें लोग कंफ्यूज होकर आंसर गलत कर सकते हैं, और इस प्रकार की चीजें एग्जामिनेशन में आती है। क्योंकि देखो यहां पर लिखा है डायरेक्ट, अब आप एक तरह से बोलोगे सर BPL भी तो इंडियन सिटीजन होते हैं, बट यहां पर जनरलाइज तरीके से नहीं लिखा हुआ है, राइट। यहां पर स्पेसिफिक तरीके से होना चाहिए, क्योंकि ये LPG कनेक्शन किसको दिए जा रहे हैं, स्पेसिफिक लोगों को दिए जा रहे हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन से बिलोंग करते हैं। तो ये चीज स्पेसिफिकेशन यहां पर नहीं है, राइट। और या फिर आप चाहो तो ये भी कर सकते हो, कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन हम लोग को देख, ये क्वेश्चन मैंने जानबूझकर आपको इसलिए स्पेसिफाई दिया हुआ है क्योंकि मुझे आपको एक और चीज समझानी है कि देखो अगर आपको इसमें डाउट हो रहा है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, 2 मिनट के लिए इसको छोड़ सकते हो, राइट। 2 मिनट के लिए, जब तक आप पूरे स्टेटमेंट नीचे के ना पढ़ लो, तो और फिर उसके बाद फिर अपन ऑप्शन देखेंगे, जो भी एप्रोप्रिएट ऑप्शन लगेगा वो फिर हम लोग मार्क करेंगे। ठीक है, तो आप एक डाउट कर सकते हो, बट हालांकि मैंने आपको बताया कि ये स्टेटमेंट जो होगा वो गलत होगा, क्योंकि यहां पर बिलो पॉवर्टी लाइन का जिक्र नहीं है, राइट। स्टेटमेंट गलत है, यानी कि ये हम लोग मार्क कर सकते हैं कि वन जो स्टेटमेंट है वो हम लोग का सही हो सकता है, बट फिर भी हम लोग नीचे ऑप्शन को देखेंगे। अब देखो, एम्पावरिंग वुमेन एंड प्रोटेक्टिंग देयर हेल्थ, तो महिलाओं को एम्पावर करना और उनकी हेल्थ को बचाना, तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि इसका ये ऑब्जेक्टिव है। क्योंकि घर में जो महिलाएं होती हैं उनको बेसिकली फ्री LPG कनेक्शन इसलिए प्रोवाइड किया जा रहा है क्योंकि वो कंडे ना जलाएं, लकड़ियां ना जलाएं, क्योंकि कंडे और लकड़ियों से जो स्मोक निकलती है वो हेल्थ को काफी नुकसान पहुंचाती है, राइट। तो ये महिलाओं की हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के ऊपर बेस्ड ये हम लोग को देखने को मिला है। इसके अलावा इसमें ये बताया गया है कि ये सीरियस हेल्थ हजार्ड जो है उसको रिड्यूस करने का काम करता है, जो कि फॉसिल बेस्ड कुकिंग बेस्ड ऑन फॉसिल फ्यूल के चलते हम लोग को देखने को मिलती है। तो यानी कि जो भी खाना पकता है घर में वो फॉसिल फ्यूल के ऊपर पकता है, जैसे कि कंडे हो गए, लकड़ियां हो गई, राइट। तो उसको जलाकर पकाया जाता है। इसके अलावा यहां पर फोकस किया गया है कि इंडिया के अंदर जो डेथ हो रही है उसको रिड्यूस किया जाए। तो ये तो सही है कि इंडिया के अंदर डेथ हो रही है, बट किस चीज के चलते डेथ हो रही है, तो ये फॉसिल फ्यूल को जलाने के चलते हो रही है, ना कि LPG के चलते हो रही है, क्योंकि LPG तो प्रोवाइड किया जा रहा है, राइट। और इसलिए प्रोवाइड किया जा रहा है कि लोग बाग फॉसिल फ्यूल्स को बंद ना करें, राइट, यानी कि लकड़ी कंडों को बंद ना करें। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या होगा, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो हम कह सकते हैं कि ये 1 और 4 जो है वो करेक्ट, अपना आंसर जो होगा करेक्ट होगा, क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो गलत है। और देखिए यहाँ पर 1 और 4 यहां पर भी बता रहा है, और थर्ड में जो है वो स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है ये तो हो ही नहीं सकता किसी हालत में, और अगर ये नहीं हो सकता तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बट इसके अलावा एक और जो 5वां स्टेटमेंट भी देख लेते हैं हम लोग, तो यहां पर ये बताया गया है कि छोटे बच्चों के अंदर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम ना आए और वो इंडोर एयर पॉल्यूशन के चलते उनको इशू डेवलप ना हो रेस्पिरेटरी, तो इसके लिए ये जो ऑब्जेक्टिव जो है प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना का हम लोग को देखने को मिलता है। क्योंकि देखो महिला जब घर के अंदर खाना पकाती हैं, राइट, और घर के अंदर जब खाना पकता है तो उनके पास कोई ऐसा, क्योंकि ये जो लकड़ी पर जो खाना पकाते हैं गाइस, तो ये गरीब फैमिली के लोग हम लोग को देखने को मिलते हैं जो पकाते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन से जो बिलोंग करते हैं, राइट, लकड़ी पे कंडों पे जो खाना बनता है इनके घर रोज। तो उससे क्या होता है, उससे उनके घर के अंदर पूरी स्मोक जो है वो डेवलप होती है, और घर में जब छोटे बच्चे होते हैं तो वो उनको भी उस स्मोक से अफेक्ट होता है, और उसके चलते वेरियस रेस्पिरेटरी इश्यूज, इलनेस जो है वो उनको डेवलप होने लगती है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, और हमारा जो सही आंसर हो गया वो क्या हो गया, 1 और 4 हो गया, क्योंकि पहला स्टेटमेंट और चौथा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि पूछा क्या गया था, इनकरेक्ट। तो देखो अभी तो यहां पर मैंने आपको बोल्ड बना दिया है, नॉट करेक्ट, बट एग्जामिनेशन में कई बार ऐसा बोल्ड नहीं बना होता है और क्वेश्चन पूछा गया होता है इनकरेक्ट और बच्चे करेक्ट मार्क करके आ जाते हैं, ठीक है। तो ये गलती कभी मत कीजिएगा।
राइट। तो ये हो गया हमारा पूरा ओवरऑल टॉपिक इससे रिलेटेड, और आज पेपर 2 से रिलेटेड भी इतने ही टॉपिक्स थे। अच्छा हाँ, और ये प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना भी रिसेंटली न्यूज में इसलिए आई थी क्योंकि 1.5 करोड़ से ज्यादा गैस कनेक्शन जो है वो इसी महीने प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के थ्रू प्रोवाइड किए गए हैं सरकार के द्वारा। तो इसलिए टॉपिक न्यूज में हम लोग को देखने को मिला था। बट हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जानना, मेनली ये स्कीम जो है वो किससे रिलेटेड थी वो जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट था, जो मैंने आपको बता दिया। अब पेपर 3 से रिलेटेड टॉपिक्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए कल नहीं, सैटरडे के टॉपिक पे हम लोगों ने डिस्कस किया था इसके बारे में। ये यूएसए से हम लोगों ने ये MK54 टॉर्पीडोज जो है, मिसाइल जो है वो ली थी, परचेज करी है। टोटल 16 मिसाइल का अप्रूवल जो है वो यूएसए ने दे दिया है, और ये मिसाइल जो है वो आने वाली है, राइट। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था। बट यहां पर 2 डील हुई थी गाइस। तो एक 10 AGM 84L हार्पून ब्लॉक सेकेंड एयर लॉन्च मिसाइल जो है और उससे रिलेटेड इक्विपमेंट जो है वो हम लोग परचेज कर रहे हैं यूएसए से। और दूसरी चीज यहां पर बताई जा रही है 16 MK54 ऑल राउंड अप मिसाइल, इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन मैंने आप लोग को दी हुई है। तो ये हम लोग परचेज करेंगे। लाइट वेट टॉर्पीडोज जो है वो इनको बोला जाता है। और इसके अलावा 3 MK54 एक्सरसाइज टॉर्पीडोज और 2 रिकवरेबल एक्सरसाइज टॉर्पीडोज। तो ये पर्टिकुलर डील जो है वो हमारी यूएसए के साथ हुई है, जिसको यूएसए ने अप्रूवल दे दिया है। इसके अलावा ये जो मिसाइल होंगी गाइस, ये किसके ऊपर लगाई जाएंगी? बोइंग P8I के ऊपर। इसको 81 मत बोलना, ये P8I है ये, राइट। पोसाइडॉन 8 इंडिया इसको जो है वो कहा जाता है। आई जो है वो इंडिया रिप्रेजेंट करता है। तो देखो पोसाइडॉन 8 जो है वो क्या है गाइस? ये बेसिकली एक प्रकार का एयरक्राफ्ट हम लोग को देखने को मिलता है, जो कि इंडियन नेवी का एयरक्राफ्ट है ये, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखना। क्वेश्चन अगर बाय चांस आ जाए P8 क्या होते हैं या फिर P8I क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये इंडियन नेवी का एक एयरक्राफ्ट है, और ये इसको इंडियन नेवी की आंखें जो है वो कहा जाता है, राइट। और ये बेसिकली क्रिटिकल मैरीटाइम ऑपरेशंस में इसका उपयोग किया जाता है, जैसे कि कोस्टल पेट्रोलिंग करना। जो इंडियन नेवी है, जो हमारे इंडिया के जो कोस्टल एरियाज हैं उस पर निगरानी रखने का काम करती है इस एयरक्राफ्ट के जरिए। सर्च और रेस्क्यू प्रोग्राम में इस एयरक्राफ्ट का उपयोग किया जाता है। एंटी पायरेसी प्रोग्राम में उपयोग किया जाता है, जैसे कि वो कई सारे जो पायरेट्स होते हैं ना, समुद्र के लुटेरे, समुद्री लुटेरे, तो उनको जो है वो यानी उनको मारने के लिए या फिर उनको डिटेक्ट करने के लिए ये एयरक्राफ्ट का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा ये जो मिलिट्री को भी सपोर्ट करती है वेरियस ऑपरेशंस वगैरह में, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। तो ये है P8I एयरक्राफ्ट, जो कि हमारी इंडियन नेवी का एयरक्राफ्ट है। इसमें ये मिसाइल लगाई जाएंगी जो कि हम लोग परचेज कर रहे हैं। जो मैंने बात करी थी ना आपसे इसके बारे में, एंटी सबमरीन मिसाइल जो है ये वाले टॉर्पीडोज वगैरह जो है, तो ये इस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट में लगाए जाएंगे। और हेलीकॉप्टर में भी लगाए जा सकते हैं, बट ये एयरक्राफ्ट में कहा जा रहा है कि इंडिया इस एयरक्राफ्ट में उन मिसाइल को लगाएंगी। अब बात करेंगे ओबिकस के बारे में। ओबिकस का फुल फॉर्म क्या है? ऑर्डर बुक्स इन्वेंट्रीज एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सर्वे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है ओबिकस को, और ये ओबिकस सर्वे 49 सर्वे हम लोग को देखने को मिल रहा है। ये बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का सर्वे होता है। इसमें हर 3 महीने में आरबीआई बताती है, एवरी 3 मंथ्स क्वार्टरली बेसिस पर रिलीज करती है और बताती है कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की क्या स्टेटस है और उससे रिलेटेड क्या पॉलिसीज जो है वो होनी चाहिए। तो उसके बारे में ये सर्वे हम लोग को देखने को मिलता है, ठीक है। बस इतनी सिंपल चीज याद रखो साहब, आपसे इससे ज्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाएगा। ओबिकस के बारे में सिर्फ यही पूछा जाएगा कि ये क्या है और किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, राइट। तो हमने देख लिया कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए एक मॉनेटरी पॉलिसी फॉर्मुलेशन ये हम लोग को देखने को मिलता है, जो कि आरबीआई रिलीज करती है। 49th ये इसका सर्वे अभी रिसेंटली रिलीज हुआ है। 2008 से हर 3 महीने में आरबीआई इसको रिलीज करती है, ठीक है ना। तो ये वाली बात हमारी हो गई। अब बात करेंगे चित्रा जीन लैंप एन के बारे में। ये देखो गाइस, ये एक प्रकार का लैंप है जो कि कहा जा रहा है कि तुरंत डिटेक्ट करके बता सकता है कि किस इंसान को कोरोना वायरस हुआ है कि नहीं हुआ है, मात्र 10 मिनट में। और कंप्लीट इसका रिजल्ट निकल जाता है मात्र 2 घंटे से भी कम में। तो काफी शानदार टेक्नोलॉजी हम लोग को देखने को मिल रही है, और इसको डेवलप किया है श्री चित्रा त्रियुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि त्रिवेंद्रम में हम लोग को देखने को मिलती है। और ये जो इंस्टीट्यूट है गाइज, ये बेसिकली इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस हम लोग को देखने को मिलता है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आता है। तो इसके बारे में पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है इस इंस्टीट्यूट के बारे में। तो इस इंस्टीट्यूट के अंदर एक ऐसी डिवाइस जो है वो बन गई है, एक ऐसी किट, डायग्नोस्टिक टेस्ट किट बन गई है, जो कि बता सकती है 2 घंटे के अंदर कि किस इंसान को कोरोना वायरस हुआ है कि नहीं हुआ है, कोई इंसान कोरोना वायरस पॉजिटिव है कि नहीं। और मात्र 10 मिनट के अंदर जो है ये भी बता सकती है, डिटेक्ट कर सकती है कोरोना वायरस को मात्र 10 मिनट के अंदर। ये वाली चीज बताई जा रही है, और उसका पूरा जो रिजल्ट है वो हम लोग को 2 घंटे से कम के पीरियड में देखने को मिल सकता है, ठीक है। और कहा जाता है कि एक ही बार में ये 30 से ज्यादा सैंपल को टेस्ट कर सकती है, एक ही बार में, राइट। 30 सैंपल्स को मान के चलो आप, 30 मैक्सिमम 30 सैंपल को एक ही बार में डिटेक्ट कर सकती है, एक सिंगल मशीन, राइट। इससे क्या होगा कि हर दिन काफी ज्यादा नंबर्स में
जो टेस्टिंग जो है वो कंडक्ट की जा सकेगी। और हमने देखा ही है कि साउथ कोरिया की जो स्ट्रेटेजी जो आई थी, जिसको मैंने आपको पढ़ाया भी था 3Ts स्ट्रेटेजी के बारे में, वैसी ही एक स्ट्रेटेजी हम लोग को न्यू दिल्ली की भी देखने को मिली थी 5T स्ट्रेटेजी। तो ये 3T और 5T क्या है, जरा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ। मैंने आपको इसके बारे में पढ़ाया हुआ है डिटेल में, और मेरे रेगुलर व्यूअर्स को मैं चाहूंगा कि ये डेफिनेटली इसका आंसर सभी लोग इसका आंसर दें। और हालांकि काफी कम लोग यार आंसर लिखते हो, आंसर ज्यादा से ज्यादा लोग लिखा करो, ये आप ही के लिए है, आप ही की प्रैक्टिस के लिए है, राइट। और होमवर्क डन भी मैं काफी कम लोगों का देखता हूं। और देखो हाँ, एक चीज बतानी थी यार आप लोग को, काफी सारे लोग तो मतलब होमवर्क फिनिश भी नहीं करते, पहले ही लिख देते होमवर्क डन। मैं एक्चुअली क्या था कि जब ये लेक्चर अपलोड हुआ था तब मैं देख रहा था सैटरडे को, काफी सारे लोग जो है वो कमेंट बॉक्स पे पहले ही लिख रहे थे सर होमवर्क डन। मतलब मैंने होमवर्क दिया भी नहीं, पहले ही लिख दिया उन्होंने सर होमवर्क डन। तो देखो लिखना नहीं है, मैं ये आप लोग के फायदे के लिए बात कर रहा हूं मैं। आप अगर ऐसा चीट करोगे तो आप मेरे साथ या किसी और के साथ नहीं कर रहे हो, अपने खुद के साथ कर रहे हो। तो पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, उसके बाद लिखो। इसलिए मैं कहता हूं कि पहले जो भी लास्ट में मैं क्वेश्चन देता हूं पहले वो कंप्लीट करो, पढ़ो, समझो डिटेल में, और फिर उसके बाद हैंड रिटन नोट्स बनाओ, फिर लिखो सर होमवर्क डन। तो मुझे पता लग जाएगा आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया, राइट। तो वो मैं आपके भले के लिए कहता हूं। अब वापस आ जाते हैं इस डिवाइस के बारे में, गाइस बात कर लेते हैं। तो 100% एक्यूरेट रिजल्ट जो है ये प्रोवाइड कराती है ये वाली डिवाइस, यानी कि इसके ऊपर आप डिपेंड जो है वो हो सकते हो, ठीक है। और इसकी जो डायग्नोस्टिक किट जो हम लोग को देखने को मिलती है वो कोरोना वायरस SARS-CoV-2 का जो जीन है उसको ये डिटेक्ट कर लेती है, ठीक है। और बता देती है कि सामने वाला इंसान जो है वो कोरोना वायरस पॉजिटिव है कि नहीं है। और कोरोना वायरस को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग को देखने को मिलता है कि RNA को DNA में कन्वर्ट किया जाता है, फिर पता लगता है कि सामने वाले को कोरोना वायरस है कि नहीं है। इसको RT-PCR टेक्नोलॉजी जो है वो कहा जाता है, या फिर RT-PCR टेस्ट जो है वो लैब टेस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं वो ये कहा जाता है, ठीक है। RNA और DNA इसका फुल फॉर्म जरा नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखकर बताओ कि इसका फुल फॉर्म क्या है, देखते हैं किसको पता है। अब बात करेंगे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया के बारे में, STPI के बारे में। तो ये एक ऑटोनॉमस सोसाइटी हम लोग को देखने को मिलती है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आती है। इसको स्टैब्लिश किया गया था 1991 में। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि हमारी कंट्री से ज्यादा सॉफ्टवेयर जो है वो एक्सपोर्ट करें, यानी कि ज्यादा से ज्यादा सॉफ्टवेयर बनाए हमारी कंट्री के अंदर और एक्सपोर्ट करें। तो आईटी टेक्नोलॉजी को बूस्ट करने के लिए इसको लाया गया था, और सॉफ्टवेयर को बनाकर बूस्ट करने के लिए इसको लाया गया था 1991 में। और उसके बाद फिर आप आज की डेट में जानते ही हो कि काफी कुछ हम लोग को देखने को मिल रहा है कि आईटी सेक्टर में इंडिया काफी काम कर रहा है, राइट। और ये चीज हम लोग को पता लग रही है, और भी काफी सारे ऑब्जेक्टिव्स इसके बाद में चल के आ गए हैं। और इसकी जो गवर्निंग काउंसिल है उसके चेयरमैन होते हैं हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मीटी के मिनिस्टर, राइट। और इसके जो दूसरे ऑब्जेक्टिव्स आए हैं वो ये आए कि हमारी कंट्री के अंदर जितने भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर्स जो हैं उनको ये सपोर्ट करती है, उनके लिए सॉफ्टवेयर वगैरह डेवलप करती है, बनाती है, राइट। इसके अलावा सरकार अगर उनको जो भी प्रोजेक्ट्स देती है आईटी सेक्टर से रिलेटेड, तो उन प्रोजेक्ट्स को के ऊपर जो है ये बॉडी काम करती है, राइट। ये पार्क जो है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जो है वो काम करता है। डेटा कम्युनिकेशन सर्विसेज ये ऑफर करता है आईटी और आईटी इनेबल्ड सर्विस सेक्टर्स को, या फिर उनसे रिलेटेड इंडस्ट्रीज को, राइट। एमएसएमई को ये सपोर्ट करती हैं, उन एमएसएमई को आगे बढ़ाने के लिए, आगे ले जाने के लिए ये वेरियस टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलप करती हैं। और उनके अगर जो भी काम वगैरह होते हैं, यानी कि एमएसएमई को अगर सपोर्ट चाहिए होता है, कोई किसी प्रकार का आईटी सपोर्ट, तो वो ये इस पार्क के थ्रू जो है वो सपोर्ट हासिल कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क STP, राइट। तो ये चीज आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए इसके बारे में। इसके अलावा डेटा कॉम फैसिलिटीज, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और कंसल्टेंसी जैसी सर्विसेज जो है ये प्रोवाइड कराती हैं। यानी कि सिंपल बस याद रखो कि ये आईटी कंपनी जितनी भी है हमारी कंट्री के अंदर, उनको सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए ये पार्क जो है वो बनाया गया है। हालांकि आईटी पार्क ही है, बट ये सरकार के भी काफी सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करती है, काफी सारे प्राइवेट प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी ये काम करती है, ठीक है। बट इसका मेनली जो पर्पज होता है वो सरकार के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो सही तरीके से काम कर सके आईटी प्रोजेक्ट्स, उसके लिए ये बनाई जाती है, ठीक है। और अभी न्यूज में ये टॉपिक इसलिए था क्योंकि यहां पर कहा गया है कि जितने भी लोग यहां पर रहते हैं इसके प्रीमाइसेस में, तो उनको कहा गया है कि उनको 4 महीने के लिए कोई भी रेंटल जो है वो नहीं देना पड़ेगा। तो उनके लिए रेंट जो है वो वेव कर दिया। हालांकि दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, मेनली आप लोग को ये पता होना चाहिए कि ये STPI जो है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया जो है वो क्या है और इसका काम क्या होता है। बस सिर्फ 2 चीज याद रखो, क्या है और क्या काम है, बस उससे ज्यादा आप लोग को नहीं याद रखना है, ठीक है। और बस आज सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे, और मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए हैं अगर अच्छे से क्लियर हो गए हैं, दिमाग में बैठ गए हैं, तो आप मेरे इस लेक्चर को आपके किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पे शेयर कर दीजिएगा। और यदि टेलीग्राम के किसी स्टडी ग्रुप में शामिल हैं आप लोग, तो वहां पर भी शेयर कर सकते हैं। और रुकिए, कहीं जाइएगा नहीं, अब मैं आपको कुछ जनरल स्टडीज के टॉपिक्स दूंगा एज अ होमवर्क, और इनको आपको प्रिपेयर करना है। और होमवर्क जब भी लिखना है जब प्रिपेयर कर लो, ठीक है। तो पहला जो है आप लोग को एक शॉर्ट नोट लिखना है कि हमारी कंट्री के अंदर जो वाटर स्कार्सिटी हो रही है, जो पानी की जो कमी हो रही है हमारी कंट्री के अंदर, तो उसका बेसिकली क्या कॉज है, राइट। किस वजह से ये हो रही है और उसके क्या इंपैक्ट्स हैं, राइट। यानी कि क्या कारण है
और क्या उसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है और कैसे उनको ठीक किया जा सकता है, यानी कि वाटर स्कार्सिटी की प्रॉब्लम से कैसे मतलब छूट जो है वो पाई जा सकती है, यानी कि कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। तो आप इसके बारे में एक शॉर्ट नोट जो है वो लिखकर बताओ, मेंस आंसर राइटिंग की तरह। इसके अलावा डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंस है ये लिखकर बताओ। आई नो कि शायद आप लोगों में काफी सारे लोगों ने अभी तक डीएनए और आरएनए का फुल फॉर्म दे दिया होगा, तो काफी ईजी है वैसे, बट इसके बीच में डिफरेंस आपको पूरा पता होना चाहिए, और मिनिमम 3 या 4 डिफरेंस तो आप पता करके रखो, उससे रिलेटेड नोट्स बना के रखो। अरब स्प्रिंग के बारे में पढ़ लेना थोड़ा सा, 2010 और 11 में हुई थी अरब स्प्रिंग, जब मैं आपको लीबिया पढ़ा रहा था तो थोड़ा बहुत चीजें मैंने आपको इसके बारे में बताई थी अरब स्प्रिंग के बारे में, बट थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लो आप। और इस बार देखो एक डिकेड कंप्लीट हो गया है, तो इसलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने की संभावना है। और आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में आप लोग को पढ़ना है। तो ये 4 टॉपिक्स हैं, इनसे रिलेटेड आपको नोट्स बनाने हैं, पढ़ना है, समझना है इन टॉपिक्स को। और ये सब अगर आप कर लो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना सर होमवर्क डन, मुझे पता लग जाएगा आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया। और होमवर्क करने से पहले ये नोटिस दिया हुआ है, इसको आप लोग एक बार पढ़ लो। और रही बात इस लेक्चर की पीडीएफ की, तो इसकी पीडीएफ भी हम लोग प्रोवाइड कराते हैं, बट वो सिर्फ हमारे पेड कोर्सेज मेंबर्स को प्रोवाइड की जाती है। और पेड कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए आप इन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप, टेलीग्राम या कॉल करके। और टेलीग्राम की एप्लीकेशन पर जाकर इन यूजर नेम्स को आप सर्च करेंगे तो आपको हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, जहां पर हम लोग आपको फ्री में स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड कराते हैं एंड वीडियोस की नोटिफिकेशन अपडेट्स भी आपको वहीं पर मिल जाती है। तो चलिए फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।